वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अप्लाइड फिजिक्स 1 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर जून 2019 में आया था और ये बैक पेपर है और इसका कोड है 1903। यानी ये पुराना जो सेमेस्टर सिस्टम था उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन नए सिलेबस में ही मैच करेंगे। तो ये इसमें सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का ही बताया जा रहा है इस समय। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें 12 पार्ट्स हैं, यानी पहले क्वेश्चन में 12 पार्ट्स हैं। 12 में से कोई 10 करने होते हैं, तो सभी के सलूशन बताए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है राइट डाउन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र लिखिए। तो आंसर है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। इसका फार्मूला होता है सरफेस टेंशन का फोर्स अपॉन लेंथ, बल और नीचे रहेगा काल्पनिक रेखा की लंबाई। एक्चुअल में हम लिक्विड का सरफेस ड्रॉ करेंगे। द्रव की सतह, द्रव का जो मुक्त सतह होता है उस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, काल्पनिक रेखा। इस पर कार्यरत जो बल होता है इस लाइन पर पूरी लेंथ पर फोर्स उस सरफेस के पैरेलल, और लेंथ होगी हमारी काल्पनिक रेखा की, उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ये सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव आ जाता है। तो दोनों का मात्रक लिखेंगे, फोर्स और लेंथ का। तो ये न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट हो गया। और डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे, कैपिटल ब्रैकेट में, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे एंड लेंथ का, और फिर लेंथ से लेंथ कट गया, केवल mt पावर -2। तो इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज mt पावर -2, और ये ब्रैकेट में रहेगा। तो ये सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला होगा। केवल इसी को लिखना था, तो चाहे डेरिवेशन कर लें और चाहे डायरेक्ट लिख दें। अगर याद है तो डायरेक्ट लिख देंगे, तो फिर नंबर उतने ही मिलने हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन पूछा जाता है, पृष्ठ तनाव का मात्रक, तो ये न्यूटन पर मीटर है एसआई सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में डाइन पर सेंटीमीटर होता है, क्योंकि डाइन फोर्स का यूनिट सीजीएस सिस्टम में डाइन, और सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्र बल का उदाहरण लिखिए। अभिकेंद्र बल का एक उदाहरण लिखिए। ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल का उदाहरण। पहला एग्जाम्पल, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल सूर्य की ओर रहता है, सन की ओर, और ये होता है अर्थ टू सन। ये अभिकेंद्र बल मिलता कहाँ से है या अपने आप नहीं आता। अभिकेंद्र बल पृथ्वी और सूर्य के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से आता है। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स अभिकेंद्र बल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लिख पाएंगे, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये अभिकेंद्र बल का फार्मूला हो गया। तो इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। एक ही एग्जाम्पल लिखना था, चाहे दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल लिखने। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, परमाणु का नाभिक ये है, इसके न्यूक्लियस के चारों ओर वो हमेशा चक्कर लगाता रहता है। ये चक्कर वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। कैसे है? इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है। F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 न्यूक्लियस का चार्ज है, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और r डिस्टेंस है। तो इतना इलेक्ट्रिक फोर्स
हमेशा लगता रहेगा इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स से आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार मार्ग पर, सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की ओर ही होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो जो हायर पॉजिटिव चार्ज होगा वो लेसर पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो इसी फोर्स के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं, इसमें से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 1 का सी, कोणीय वेग का एसआई मात्रक लिखिए। कोणीय वेग का एसआई मात्रक लिखिए। राइट एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। राइट एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग का एसआई यूनिट में मात्रक रेडियन पर सेकंड है। ये कैसे आएगा ये देख लेंगे। रेडियन पर सेकंड। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, जहां 2 पाई एंगल है और टी ये टी टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड होता है। तो इस तरह से हमारा 2 पाई एंगल रेडियन में लिखेंगे और टी सेकंड में लिखेंगे, तो रेडियन पर सेकंड आ गया। या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, एन फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन और फ्रीक्वेंसी का मात्रक पर सेकंड, तो ये रेडियन पर सेकंड हमारा ये कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट आ गया। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालने को आएगा तो फर्दर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल ब्रैकेट में लिख दिया, 2 पाई का डायमेंशनल फार्मूला अपॉन टी का डायमेंशनल फार्मूला, 2 पाई डायमेंशनलेस तो केवल टी का लिखेंगे, टी इनवर्स ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और ओमेगा के लिए महत्वपूर्ण सूत्र v इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में। तो यानी लीनियर वेलोसिटी r टाइम्स ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी के r टाइम्स होती है लीनियर वेलोसिटी। 1 का डी, एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज k इक्वल टू आई ओमेगा, k इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, k इक्वल टू आई स्क्वायर ओमेगा। यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखना है। क्या होता है? जड़त्वाघूर्ण तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा का सही समीकरण क्या है? k इक्वल टू आई ओमेगा, k इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, k इक्वल टू आई स्क्वायर ओमेगा। तो इसका सभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के आर, इसको कहते हैं रोटेशन का मतलब के आर। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला k इक्वल टू, सेकंड ऑप्शन सही है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसके बराबर होता है आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग। अगर इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जाता है तो हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ये तब होगा जब पार्टिकल रोटेशन के अलावा लीनियर मोशन भी कर रहा है, जैसे साइकिल का पहिया है तो वो रोटेशन के अलावा लीनियर वेलोसिटी भी है, उसकी आगे भी चलता है। तो इसलिए हम दोनों कंसीडर करेंगे, लीनियर काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब इसका सम करेंगे तो ये हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जब सम कर देंगे, और हम आई इक्वल टू एम के स्क्वायर से एम के वैल्यू रखेंगे आई अपान के स्क्वायर, और वी इक्वल टू आर ओमेगा से आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रख देंगे। तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में आर स्क्वायर अपान के स्क्वायर प्लस 1। तो ये टोटल एनर्जी का, टोटल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया। और यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल, चाहे लीनियर हो चाहे रोटेशनल हो, दोनों का मात्रक जूल ही होता है। के डायमेंशनल फार्मूला के का एम एल स्क्वायर टी पावर -2, तो ये डायमेंशनल फार्मूला होता है। 1 का ई, राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर।
ठोस गोले का इसके व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण के व्यंजक को लिखिए। एक ठोस गोले का इसके व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण के व्यंजक को लिखिए। तो हमें केवल फार्मूला लिखना है, डेरिवेशन नहीं करना है। फार्मूला लिखने के लिए हम सोल्यूशन ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, यानी ठोस गोले का उसके व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण, तो कोई भी डायमीटर ले लेंगे, वो सेंटर से लाइन पास होगी इसके ठोस गोले की। तो इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², जहां r रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर, m मास है, 2/5 mr²। इस सॉलिड स्फीयर यानी ठोस गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ये एक्सिस, अगर ये इसके कोई पेरीमीटर से पास हो रही है एक्सिस, यहां से लेंगे तो ये ए बी एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे। ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस पास हो रही है, इसलिए हम इसके राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², और इसमें ये डिस्टेंस r² इंटू मास, तो mr² और जोड़ देंगे तो ये 7/5 mr² हो जाएगा। यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण का मात्रक kg मीटर स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ml², ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अगर यही चीज हालो स्फीयर यानी खोखले गोले के लिए, पतले गोली कोर्स के लिए पूछा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये 2/3 mr² होता है खोखले गोले का, ठोस गोले का 2/5 mr²। तो आंसर में केवल यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना था, बाकी जानकारियां फर्दर मोर स्टडी के लिए बताई दी गई। 1 का F, मापन में 2 त्रुटियों के नाम लिखिए। मापन में होने वाली 2 त्रुटियों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एनी 2 एरर्स इन मेजरमेंट। राइट द नेम ऑफ एनी 2 एरर्स इन मेजरमेंट। 2 एरर्स इन मेजरमेंट और यानी मापन में 2 त्रुटियां होने वाली 2 त्रुटियां इस प्रकार हैं। पहली एरर है सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटियां। दूसरी एरर है रैंडम एरर, अनियमित त्रुटियां। सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, बस इतना ही लिख देंगे, हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देते हैं। सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटियां, ड्यू टू, ये त्रुटियां ड्यू टू नोन रीजन्स यानी ज्ञात कारणों से उत्पन्न होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जीरो एरर एंड पर्सनल एरर, ये सब हमारी ज्ञात कारणों से उत्पन्न होती हैं, तो ये कहलाती हैं सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटियां। और दूसरी एरर है रैंडम एरर, अनियमित त्रुटियां। ये त्रुटियां रैंडमली ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं, सडनली आ जाती हैं। इनके बारे में हम पहले से नहीं जानते कि रैंडम एरर कब आएंगी, कैसे आएंगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इनके बारे में हम पूरी तरह से अनभिज्ञ रहते हैं। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हो सकता है हमें रैंडम एरर की जानकारी ही ना हो, ये अपने आप आती हैं, और हो सकता है अपने आप रिमूव हो जाएं। तो ऐसी त्रुटियां जो बिना किसी जानकारी के आ जाती हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, तो ये रैंडम एरर, अनियमित त्रुटियां होती हैं। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम J एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज J = I ओमेगा, J = I ओमेगा स्क्वायर, J = I स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा। तो इसमें से कौन सा ट्रू है ये बताना है। कोणीय संवेग तथा जड़त्वाघूर्ण के बीच सही संबंध है। J = I ओमेगा, J = I ओमेगा स्क्वायर, या J = स्क्वायर रूट I स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा। तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज फर्स्ट ऑप्शन J = I ओमेगा, यानी J = I ओमेगा करेक्ट रिलेशन है। जहां J ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति इसको कहते हैं। और टॉर्क से इसका रिलेशन dJ/dt = टॉ। तो कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ टॉर्क इज जीरो, टॉ इज जीरो, देन
डिफरेंशिएशन 0 होगा, यानी जे इज कांस्टेंट, यानी हमारा जे कांस्टेंट तभी होगा एंगुलर मोमेंटम जब बॉडी पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा होगा। व्हेन देयर इज नो टॉर्क ऑन बॉडी देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस केस में I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, यानी अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करें तो एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगी, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करें तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा। इस तरह से ये अपने आप को एडजस्ट करेगा कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। तो यही कहलाता है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जब बॉडी पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा हो तो बॉडी का मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित होता है। एच, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। राइट वन एप्लीकेशन ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के 0वें नियम का एक उपयोग लिखिए। ऊष्मागतिकी के 0वें नियम का एक उपयोग लिखिए। ऊष्मागतिकी का 0वां नियम, एप्लीकेशन ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मोमीटर में यूज होता है। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 0वां नियम थर्मल इक्विलिब्रियम पर आधारित है। दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्थाओं में हैं, तो जो हमारे दो सिस्टम थे ए और बी, ये दोनों भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम यानी ऊष्मीय साम्यावस्था को रिप्रेजेंट करता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है थर्मोमीटर की सहायता से। मान लेते हैं हम ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं, कोई लिक्विड है, इसका टेम्परेचर मेजर करना है और थर्मोमीटर हमारा रूम टेम्परेचर पर है। जैसे ही हम इसको लिक्विड में डालेंगे थर्मोमीटर इसके साथ लिक्विड के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जो लिक्विड है हमारा गर्म है, वो उससे हीट थर्मोमीटर में जाने लगेगी, तब तक हीट जाती रहेगी जब तक दोनों के टेम्परेचर बराबर न हो जाएं। तो जैसे ही थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा और रीडिंग हमारी कांस्टेंट हो जाएगी थर्मोमीटर में, उसको हम पढ़कर इसका टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम का यूज करके थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। अवमंदित कंपन में अवमंदन नियतांक के एसआई मात्रक लिखिए। अवमंदित कंपन में अवमंदन नियतांक के एसआई मात्रक को लिखिए। राइट एसआई यूनिट ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट इन डैम्प्ड वाइब्रेशन। राइट एसआई यूनिट ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट इन डैम्प्ड वाइब्रेशन। यूनिट ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट को आर से लिख रहे हैं, तो एसआई यूनिट इसकी आर का फार्मूला होता है डैम्पिंग फोर्स एफ इक्वल टू आर डी वाई बाई डी टी। तो इसका यूनिट इस फार्मूले की सहायता से हम लिख पाएंगे आर डैम्पिंग कांस्टेंट। हम इसके फार्मूले को लिखने के लिए मात्रक को लिखने के लिए यूनिट ऑफ आर इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम यानी न्यूटन सेकंड अपॉन डिस्टेंस। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर, या इसको जब हम ब्रेक करेंगे न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू सेकंड अपॉन मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड की पावर 1 कैंसिल हो जाएगी। तो ये केजी पर सेकंड, चाहे केजी पर सेकंड हम डैम्पिंग कांस्टेंट का मात्रक लिखें या न्यूटन सेकंड पर मीटर, दोनों मात्रक सही हैं, तो कोई भी एक लिख देंगे। और निकालने का तरीका, आर की वैल्यू निकालेंगे यहां से, और फिर इसके बाद हम उसमें डिफरेंट टर्म्स फोर्स, टाइम और डिस्टेंस दोनों सबका यूनिट रखेंगे, तो हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट का यूनिट आएगा। और डैम्पिंग कांस्टेंट होता है 2m इंटू के, 2 मास इंटू डैम्पिंग। और इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो हम इसी की मदद से लेंगे, केजी पर सेकंड यानी mt पावर -2। इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया डैम्पिंग कांस्टेंट का। ये डैम्पिंग कांस्टेंट डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्प्ड वाइब्रेशन के जब होते हैं तब उसमें आता है ये हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट अवमंदित दोलन में। जे, एक स्वतंत्र कंपन का आयाम, एक स्वतंत्र कंपन में कंपन का आयाम
यानी नियत रहता है, समय के साथ घटता है या समय के साथ बढ़ता है, यह क्वेश्चन है। तो इसको मुक्त दोलन में या मुक्त कंपन में कंपन के आयाम कैसे होते हैं ये लिखना है। इन ए फ्री वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, डिक्रीजेस विथ टाइम, इंक्रीजेस विथ टाइम। आंसर है इन फ्री वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस रिमेन्स कांस्टेंट। मुक्त दोलन में कंपनों के आयाम सदैव स्थिर रहते हैं। इन फ्री वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट ऑप्शन सही है। यानी मुक्त दोलन में कंपनों के आयाम हमेशा कांस्टेंट या स्थिर रहते हैं। तो इसका हम ग्राफ बना सकते हैं। एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम है, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ए और दूसरे डायरेक्शन में माइनस है। तो जो कंपनों के आयाम हैं, कंपन इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड तक जाएगा। तो यानी कंपनों के आयाम सदैव स्थिर हैं। तो ऐसे वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, फ्री वाइब्रेशन या फ्री ऑसिलेशन, मुक्त दोलन या मुक्त कंपन कहलाते हैं, जिसमें एम्पलीट्यूड ऑलवेज कांस्टेंट हो कंपनों के। अगर एम्पलीट्यूड टाइम के साथ घट रहा है तो उस केस में डैम्ड ऑसिलेशन या अवमंदित दोलन कहलाता है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ लाउडनेस? व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ लाउडनेस? हर्ट्ज, वॉइस, डेसिबल। निम्न में प्रबलता का मात्रक है हर्ट्ज, वॉइस, डेसिबल। यानी प्रबलता का मात्रक होता है हर्ट्ज, वॉइस या डेसिबल में से। यूनिट ऑफ लाउडनेस प्रबलता का मात्रक होता है डेसिबल, जिसको शॉर्ट में डीबी लिखते हैं। तो ये डेसिबल प्रबलता का मात्रक यानी यूनिट ऑफ लाउडनेस होता है। ये लाउडनेस का फार्मूला होता है L इक्वल टू लॉग आई अपान आई जीरो। एक्चुअल में ये लाउडनेस का जो फार्मूला है ये लेवल ऑफ लाउडनेस यानी प्रबलता का स्तर मापने के लिए फार्मूला प्रयोग होता है। प्रबलता का स्तर हम देहली श्रवणता आई जीरो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग से मेजर करते हैं। इसके रिस्पेक्ट में हमारी जो लाउडनेस है वो कितनी है, तो वो प्रबलता का स्तर ये कहलाता है लेवल ऑफ लाउडनेस। L इक्वल टू लॉग आई अपान आई जीरो। आई साउंड की तीव्रता यानी ध्वनि की तीव्रता है, आई जीरो देहली श्रवणता है, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग देहली श्रवणता या मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर हियरिंग सुनने की न्यूनतम तीव्रता ये होती है 10 टू द पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर की तीव्रता की ही ध्वनि हम सुन सकते हैं। इससे कम तीव्रता की ध्वनि नहीं सुन पाते हैं, इसलिए इसको देहली श्रवणता थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं। इसी के रेस्पेक्ट में हम लेवल ऑफ लाउडनेस मेजर करेंगे। L इक्वल टू लॉग आई अपान आई जीरो, इसका यूनिट बेल होता है। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें 10, तो L इक्वल टू 10 लॉग आई अपान आई जीरो। तो अब इसको हम इसकी यूनिट डेसीबेल यानी डीबी में लिखेंगे। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 10 लॉग आई अपान आई जीरो डेसिबल में हमारा लेवल ऑफ लाउडनेस मेजर होगा। तो प्रबलता का मात्रक डेसिबल, नॉर्मली डेसिबल में ही हम सारी लाउडनेस का जो लेवल होता है वो मेजर करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 10 टू द पावर -9 वाट पर मीटर स्क्वायर ये दिया गया है। तो लेवल ऑफ लाउडनेस 10 लॉग आई अपान आई जीरो, आई की वैल्यू रख देंगे 10 लॉग 10 टू द पावर -9 आई की वैल्यू, 10 टू द पावर -12 आई जीरो की वैल्यू देहली श्रवणता। तो ये आ गया 10 लॉग 10 टू द पावर 3 को आगे लेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। तो इस L का जो मान आ गया 30 डेसिबल, 30 dB, ये लाउडनेस का लेवल आ गया। हमने इसको मेजर कर लिया लाउडनेस का लेवल। लास्ट क्वेश्चन है
गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर अधिकतम होता है? ध्रुवों पर, पृथ्वी सतह पर, चंद्रमा पर। तो ये आंसर देना है, कहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज मैक्सिमम एट पोल, अर्थ सरफेस और मून। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज मैक्सिमम एट, गुरुत्वीय त्वरण की मान अधिकतम होती है, तो ये राइट आंसर है 1 पोल, यानी ध्रुवों पर, नॉर्थ एंड साउथ पोल, यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है जी का मान। और अर्थ सरफेस पर कहीं भी जाएंगे तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ गुरुत्वीय त्वरण घटता रहता है, तो ये जी डैश हमारा घट जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण जी से थोड़ा सा घट जाएगा ड्यू टू रोटेशन के कारण, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के कारण। तो अर्थ सरफेस पर ये हमारा हमेशा घटा हुआ ही मिलेगा, पोल्स पर मैक्सिमम मिलेगा, और मून पर हम सभी जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है पृथ्वी की अपेक्षा, इसलिए यहां पर भी कम ही होगा, तो इसलिए पोल्स पर मैक्सिमम होगा। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं हम। ये हमारी अर्थ है, अर्थ का नॉर्थ एंड साउथ पोल ये हो गया, तो ये हमारी एक्सिस हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अर्थ का जो मिडिल हिस्सा है उसको कहते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा। तो ये पृथ्वी के मिडिल हिस्से से एक सर्किल गुजरेगा, तो इसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर, पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा है, तो इक्वेटर कहलाती है। गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला G इक्वल टू कैपिटल GME अपान RE स्क्वायर। अर्थ सरफेस पर यह वैल्यू होती है। तो हम देख रहे हैं हमारी पोलर रेडियस जो है वो थोड़ी सी कम है इक्वेटर की रेडियस से, लगभग 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर का फासला है। तो इस कारण से गुरुत्वीय त्वरण चूंकि रेडियस पर डिपेंड कर रहा है इनवर्स, तो यहां पर पोल्स पर रखेंगे तो जी की वैल्यू ज्यादा आएगी, और इक्वेटर पर हम ये रेडियस रखेंगे तो जी की वैल्यू कम आएगी। तो इस कारण से हमारा पोल्स पर मैक्सिमम हो जाता है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, एंड इक्वेटर पर हमारा जी मिनिमम हो जाता है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के आकार के कारण। ये जो आकार है, आकार में वेरिएशन, स्फेरिकल ना होके थोड़ा सा इलिप्टिकल है, इसके कारण जी मैक्सिमम हो जाता है पोल्स पर और मिनिमम हो जाता है इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर। ये ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, अर्थ के कारण वेरिएशन है, शेप के कारण। और दूसरा वेरिएशन मिलता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। फार्मूला ये है, इस पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश इक्वल टू, ये जो इक्वेटर से लैम्डा एंगल बना रहा है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, लैम्डा ये एंगल है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर हम लैम्डा की वैल्यू पोल्स पर देखें तो लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कॉस 90 जीरो हो गया, तो ये टर्म घट गया, जीरो हो गया, तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर हो गया। तो यानी पोल्स पर हमारा गुरुत्वीय त्वरण मैक्सिमम होगा, चाहे नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल, यहां पर पोल्स पर गुरुत्वीय त्वरण मैक्सिमम हो गया ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। एंड लैम्डा की वैल्यू 0 एट इक्वेटर, इक्वेटर पर लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाएगी, कॉस 0 1 होता है, तो ये घटने वाला टर्म मैक्सिमम हो गया, ये जो घट रहा है ये टर्म की वैल्यू मैक्सिमम हो गई RE ओमेगा स्क्वायर, इतना टर्म घटेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इस टर्म से कम हो जाएगा, तो यानी पोल्स पर मैक्सिमम हो गया, इक्वेटर पर मिनिमम हो गया। जी अगेन वही सिचुएशन, चाहे शेप के कारण हम देखें चाहे रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण देखें, दोनों के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में थोड़ी सी कमी आती है, और इसी कारण पोल्स पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। और मून के लिए हम देखें, मून के लिए गुरुत्वीय त्वरण जी डैश इक्वल टू जी, ये कांस्टेंट ही रहेगा, मास ऑफ अर्थ की जगह हम मास ऑफ मून लिखेंगे, मास ऑफ रेडियस की जगह रेडियस ऑफ अर्थ की जगह रेडियस ऑफ मून लिखेंगे। तो मास ऑफ मून ये होता है 0.12 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी के द्रव्यमान का ये 0.012 होता है। और रेडियस ऑफ मून, अर्थ का मून की त्रिज्या
1740 किलोमीटर यानी 0.27 ऑफ RE। पृथ्वी की त्रिज्या का 0.27 होता है। जब इन दोनों वैल्यूज को यहां रखेंगे तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण मून पर जो होगा वो G के टर्म में निकलेगा और वो आता है लगभग G/6। यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग ही मून पर होता है। ये गुरुत्वीय त्वरण मून का हो गया। इसी तरह से अगर हम जुपिटर पर जाएं तो वहां जुपिटर का मास और रेडियस ऑफ जुपिटर रखेंगे तो वो लगभग 6 गुना ज्यादा हो जाता है। अर्थ के 6 गुना ज्यादा होता है वहां जुपिटर पर गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू। आज की क्लास में इतना ही।